आयुष्मान भारत का क्या रोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक जानकारियां क्या हो सकती हैं जो कि आयुष्मान भारत के मतलब जन आरोग्य समिति के फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें कुछ सदस्य हैं जो कि पीएचसी के बने हुए जन आरोग्य समिति और सब हेल्थ सेंटर बने जन आरोग्य समिति में जरा सा अंतर है, तो उस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कौन से लोग उस दोनों जन आरोग्य समिति में सदस्य हो सकते हैं या उनका होना जरूरी होगा। साथ ही साथ लास्ट में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के बारे में कि जो जवाबदेही की जो प्रक्रिया है वो इस पूरे जन आरोग्य समिति में बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से रखा गया है। जो अभी तक आपके राज्यों में आपको पता होगा कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग जो बात करते हैं तो उसका प्रोग्राम का पूरा जो है अभी दारोमदार इस जन आरोग्य समिति पर रखा गया है और हम देखेंगे कैसे इस कार्यक्रम को भी आगे ले जाया जा सकता है। हम लोग बहुत ब्रीफ चर्चा ये भी करने वाले हैं कि सीएचओ जो हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको ये जैसा अकाई मैडम ने बताया कि सीएचओ भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेल के पार्ट हैं और मैं उनको पुनः याद दिला दूं कि आप हमारे बहुत अहम भागीदार हैं इस पूरे प्रोसेस को ले जाने के लिए। आपका सहयोग और आपका सपोर्ट हमेशा से जरूरत रहेगा और इसको स्ट्रेंथन करने में भी आपका हमेशा से जरूरत रहेगा। तो उनके छोटे से एक रोल के बारे में बात करेंगे जो कि फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा कि अभी जब ये फॉर्मेटिव स्टेज में है, जब अभी पत्र जो है स्टेट से भेजा जा चुका है, तो कैसे इसको आगे एग्जीक्यूट किया जा सके, कैसे आप फील्ड में कौन से छोटे छोटे स्टेप्स ले सके। जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सितंबर में 2018 में रांची से ही शुरुआत की और जहां से इसकी पहल दूसरे राज्यों तक गई, दूसरे राज्यों ने इसको मतलब एज ए गाइडलाइन उसको शुरुआत किया और इसमें दो पहलुओं की बात करेंगे। पहला पहलू जो था वो आप लोग सभी लोग जानते होंगे जिसमें पीएमजे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं और उसके तहत एक आयुष्मान भारत कार्ड देने की बात आती है जिसमें जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग हैं, उनके लिए इंश्योरेंस कार्ड के रूप में उनको दिया गया है और उनको कहा उस कार्ड के जरिए वो 5 लाख रुपए तक अगर किसी प्राइवेट संस्था में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए तो आयुष्मान भारत में जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसके तहत उनको वो सेवा फ्री मिलेगी और उनसे कोई पैसे नहीं लेते। वहीं दूसरा जो पहलू था जो आयुष्मान भारत का था वो ये था कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की जो बात करते हैं, सीपीएचसी की जो बात करते हैं, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं, हेल्थ फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, मतलब सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके और क्वालिटी सर्विसेज पहुंच सके उसके बारे में जो बात कर रहे हैं। तो दूसरा पहलू होता है सीपीएचसी। सीपीएचसी को बल देने के लिए दो चीजें की गई जो हम एक पहलू तो जो आप लोग देख रहे हैं जो नीचे की ये जो श्रृंखला है वो है पीएमजे से संबंधित जहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में बात हुई है। वही दूसरी जो बात हम लोग कर रहे हैं वो इस सीपीएचसी लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे दो पहलू में इसे डिवाइड किया गया। पहला तो ये कि सभी पीएचसी और सब हेल्थ सेंटर को बदल के एचडब्ल्यूसी के रूप में तो बनाया गया जो दो उसको उसको कन्वर्ट करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाया गया। और दूसरा ये आप लोग को पता ही है कि अभी तक जो भी हेल्थ फैसिलिटीज में जो सेवाएं दी जा रही थी वो करीब मोस्टली जो थी वो रिप्रोडक्टिव मैटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ इन्हीं सब सेवाओं को देने का प्रावधान था वहां। तो उसको बढ़ा के इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में इसको बढ़ा के उसमें और भी सेवाएं जोड़ी गई हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ऑप्थेल्मिक केयर की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आप कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं। तो इन सभी सेवाओं को इसमें जोड़ा गया और इन सेवाओं में करीब 12 ऐसी सेवाएं हैं जिसके तहत आप देखेंगे कि जो भी बीमारी हो रही है वो उन्हीं 12 स्ट्रॉन्ग जो बकेट है जो स्ट्रॉन्ग रखा गया है पिलर्स उसी 12 पिलर्स के अंतर्गत वो समाहित हो जाता है। तो ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का एक भाग है। और जब जो मैं बात करने वाले हैं आज हम लोग वो पीएचसी और सब हेल्थ सेंटर पे जो एचडब्ल्यूसी बनाया गया उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पीएचसी जो सब हेल्थ सेंटर पे जो एचडब्ल्यूसी बनाया गया उसको एक सीएचओ के रूप में एक एडिशनल हैंड दिया गया है
और उसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पीएचसी में जो एचडब्ल्यूसी बनाया गया, वहां पे कोई भी एडिशनल हैंड नहीं दिया गया ऑलरेडी, क्योंकि वहां पे स्टाफ है ऑलरेडी, वहां पे मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेस, स्टाफ नर्सेस, फार्मासिस्ट और भी डिफरेंट लोग वहां पे काम करते हैं। इसमें सिर्फ पीएचसी की जो पीएचसी को कन्वर्ट करके एचडब्ल्यूसी में बनाया गया, वो सिर्फ एक एचडब्ल्यूसी के रूप में देखा गया है, एडिशनल स्टाफ नहीं दिया गया। वहीं सब हेल्थ सेंटर पे जो एडिशनल स्टाफ दिया गया वो सीएचओ के रूप में दिया गया, और आज हमारे साथ आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों जगह पे जन आरोग्य समिति बनाने का प्रावधान रखा गया, और इसको बनाना है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले सब हेल्थ सेंटर पे एक फंड आता था जिसको कि सिर्फ जो हमारी एएनएम है वो इसको देखती थी, और वो अपने हिसाब से उसको यूज करती थी उस सब हेल्थ सेंटर को इम्प्रूव करने में, वहां पे सेवाएं देने में, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम से नहीं आ रही है और उसको प्रोक्योर करना है, सब हेल्थ सेंटर को इम्प्रोवाइज करना है फैसिलिटी देने में, तो उसमें उस फंड का यूज होता था। लेकिन अभी वहां पे जन आरोग्य समिति का गठन किया गया है, कुछ एडिशनल फंड भी, सरप्लस फंड दिया गया है, और उस सरप्लस फंड को यूज करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें कि पंचायत के लोग और डिफरेंट लोग हैं, जिसको आने वाले है, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दोनों जगहों पे जन आरोग्य समिति बनाने का भी प्रावधान रखा गया, और उसको बनाने के लिए हम लोग एक कदम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। और जन आरोग्य समिति को बनाने के लिए कौन कौन से मेंबर्स होंगे, किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जन आरोग्य समिति के बारे में चर्चा करने से पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे आपको। और वो छोटा सा क्लिप है जिसमें कि अभी से कुछ समय पहले ये हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ज्वाइंट सेक्रेटरी पॉलिसी के रूप में कार्यरत रहे, और आप में से बहुत लोग उनको जानते भी होंगे, डॉक्टर मनोहर अगनानी। ये चूंकि ये मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं, जहाँ पे रोगी कल्याण समिति काफी सजग रूप से काम करती थी और काम करती है, तो इनका एक स्टेटमेंट है, करीब 1.5 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को सुनने के बाद हम लोग उस चर्चा में जाएंगे, क्यों मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, और कैसे उस वीडियो से क्या क्या चीजें आपको जन आरोग्य समिति के लिए लेने की जरूरत है। एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए 1.5 मिनट का है। पहले आप लोग बता दीजिएगा आवाज आ रही है कि नहीं, उसी हिसाब से मैं वीडियो को प्ले कर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का भी गठन नहीं हुआ था। उससे पहले हमारे यहाँ पर एक अफसर जो आजकल मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये सोचा कि अस्पतालों को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए इधर क्यों भागना पड़ता है बजट के लिए, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें वो रोगी कल्याण समितियां गठित की जाएं अस्पतालों में, वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करें, डोनेशंस भी आए, सरकारी मदद भी आए और दूसरी मदद भी आए, और उससे जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको ठीक करने की शुरुआत करें, और धीरे धीरे उन बुनियादी चीज़ों का दायरा बढ़ाते जाएं। शुरुआत साफ़ सफाई से हो सकती है, बिजली के बल्बों से हो सकती है, फिर बाद में आप दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, रेफरल ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकते हैं, डाइट में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और वो असीमित संभावनाएं खोलने के लिए रोगी कल्याण समिति का सृजन हुआ। तो मैं वही बताना चाहूंगा, जैसा आपने सुना अभी जो अगनानी सर थे, इन्होंने खुद बताया कि इसको जो रोगी कल्याण समिति है, जो कि अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाने का प्रावधान रखा गया है। वो जो सोच है, आप उस सोच को लेकर अभी आगे बढ़िए, काम को लेकर आगे मत बढ़िएगा। रोगी कल्याण समिति, आप उस सोच को लेकर आगे बढ़िएगा जो उन्होंने बताया अपने वीडियो में, कि इसको क्यों बनाया गया, ताकि एक लोकल फंड मोबिलाइज किया जा सके, जो फंड आ रहा है सरकार के द्वारा उस फंड को यूटिलाइज किया जा सके, किन कामों के लिए यूटिलाइज किया जा सके, जो कि गैप्स आपके फैसिलिटी पे देखते हैं, उन कामों के लिए यूटिलाइज किया जा सके। साथ ही साथ आप छोटी मोटी जरूरतों के लिए वापस से स्टेट को लेटर लिखना ना शुरू करें कि मेरे यहाँ नल खराब हो गई है, अभी नल को बनाने के लिए पीएचडी को स्टेट से लेटर जाएगा, पीएचडी के लोग आएंगे और फिर वो बनाएंगे। या फिर आपको अगर कोई लोकल प्रोक्योरमेंट करना है, तो उस लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए आप कैसे उस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं अपने जन आरोग्य समिति में। तो उन सब चीजों के लिए ये जन आरोग्य समिति बनाई गई है। और जैसा उस वीडियो में भी अगनानी सर ने बताया
कि रोगी कल्याण समिति का सोचिए, उन्होंने मध्य प्रदेश से शुरुआत की थी और आज तक वो इस इस इंफॉर्मेशन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए झारखंड में जहां आप लोग बैठे हुए हैं, पूरे जन आरोग्य समिति की जो संरचना है वहीं से शुरुआत की गई है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपके राज्य से शुरुआत किया गया, तो आप लोग इसको किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, आप लोग बखूबी आगे वाले मतलब आने वाले समय में ही सोचिए और कैसे इसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोग को सोचना जरूरी है। जब हम बात करते हैं समुदाय मतलब कम्युनिटी एंगेजमेंट की या समुदाय के भागीदारी की, तो हम लोग देखते हैं कि जो समुदाय का एंगेजमेंट है, जो कम्युनिटी का एंगेजमेंट है पूरे नेशनल हेल्थ मिशन में या पूरे एनएचएम में, वो हर एक जगह पे रखा गया है। मतलब या तो गांव स्तर पे आप लोग जानते हैं कि वीएचएसएमसी के रूप में उनको बनाया गया, जहां पे पंचायत के लोग हैं, आशाज हैं जो आपके राज्य में सैया के रूप से जाने जाते हैं, फिर गांव के वैसे व्यक्ति जो कि उस पूरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो है, फिर और भी एसएचजी के लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं, वैसे महिलाएं जो कि सेवाएं ले चुके हैं वो लोग हैं। तो समुदाय को काफी स्ट्रॉन्ग जगह दी गई है वीएचएसएलसी में भी, उसी तरीके से महिला आरोग्य समिति में भी, जहाँ पे एक वार्ड में 500 के करीब हाउस होल्ड पे एक महिला आरोग्य समिति का गठन होता है और उस पूरे प्रक्रिया में वहाँ के वार्ड मेंबर, वहाँ के जो आशा है वो और लोग उसमें भागीदार लेते हैं ताकि समुदाय को एंगेज किया जा सके, कम्युनिटी का फीडबैक लिया जा सके, कम्युनिटी को जोड़ा जा सके हेल्थ सिस्टम के साथ। उसी तरीके से जब आप देखेंगे तो ऊपर में जिला स्तर पे जिला स्वास्थ्य समिति होता है। आप लोगों में से बहुत लोग आज हमारे साथ जिले से जुड़े हुए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक होती है और वहां पे जो जनमानस को जो रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वहाँ के पंचायत के लोग होते हैं उनको जगह दी गई है। साथ ही साथ कम्युनिटी के लोगों को भी जगह दी जाती है, क्योंकि वीएचएसएलसी के तहत आप उसको एक एक लेवल बढ़ाएंगे तो वहां पे भी जिला स्वास्थ्य समिति में भी आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। और राज्य स्तर पे राज्य स्वास्थ्य समिति में भी उसी तरीके से भी कम्युनिटी मतलब जो जो लोग होते हैं उनको जोड़ा जाता है ताकि आप समुदाय का एक रिफ्लेक्शन ले सके, समुदाय का एक फीडबैक ले सके कि कैसे इन सेवाओं को किस तरीके से सुधारना है। उसी क्रम में जब फैसिलिटी पे बात करते हैं तो दो फैसिलिटीज हैं। पहला की जो कि सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे रोगी कल्याण समिति बनाने की बात की गई है और रोगी कल्याण समिति बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से समुदाय को रखने की भी बात की गई है। सिमिलरली जब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बात करते हैं, जहां जन आरोग्य समिति बनाने वाले हैं या फिर आज इस चर्चा को ले चल रहे हैं, दोनों ही जगह पे जन आरोग्य समिति का भी गठन करना है। जन आरोग्य समिति में जहां पे आप हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, जहां पे वार्ड मेंबर या मुखिया या जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष एज अ मेंबर और मेडिकल ऑफिसर या फिर सीएचओ एज अ कन्वीनर और कम्युनिटी से बहुत सारे लोग, और उन बहुत सारे लोगों के बारे में आने वाले स्लाइड में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कैसे इसके भागीदार है और क्यों उनका होना जरूरी है, इसके बारे में भी चर्चा करें। तो जन आरोग्य समिति भी एक उन समितियों की तरह जहां पे कम्युनिटी को जोड़ के रखने की बात की गई है, उनसे फीडबैक लेने की बात की गई है और साथ ही साथ उस फीडबैक के जरिए आप अपने हेल्थ फैसिलिटी को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे आप वहां पे दे रहे सुविधाओं को और इम्प्रूव कर सकते हैं, किन गलतियों को देख सकते हैं, गलती एक गलत शब्द होगा, किन इश्यूज को देख सकते हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, किन कामों को देख सकते हैं जिसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो जन आरोग्य समिति आपको इन तरीकों से आपको मदद करेगी, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो जन आरोग्य समिति की जब बात करते हैं और खास करके जब उसके लीगल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, तो आप लोग को ज्ञात होगा कि रोगी कल्याण समिति एक रजिस्टर्ड बॉडी है और उसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड किया गया है सभी हेल्थ फैसिलिटी में। लेकिन जन आरोग्य समिति को कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, इसीलिए आज इस चर्चा के बाद आपको बताया जाएगा कि आप कैसे इसको फॉर्म करिए। इसके लिए सिर्फ जिला स्वास्थ्य समिति या डीएचएस की मीटिंग में ये एज अ मिनट पास कर दिया जाएगा कि जन आरोग्य समिति जो है फलाने, जिन्होंने म्यूजिक
Así es. जन आरोग्य समिति जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो है डीएचएस, वो उनके सिर्फ एक लेटर के जरिए ही ये सभी सब हेल्थ सेंटर पे और सभी पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इसको बनाने का प्रावधान रखा गया है। और इसको कोई अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको बनाने के लिए कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्ट्रार के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक लेटर के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति जो है डीएचएस को बताने की जरूरत है कि हमारा जन आरोग्य समिति बन गया और उसमें ये लोग हैं, और आप इसको अपने एंड पे इसको मान्यता दे दें या फिर अपने डॉक्यूमेंट में लगा के हमें एक चिट्ठी दे दें कि जन आरोग्य समिति जो है वो मतलब इसको फॉर्म किया जा चुका और इसको काम को आगे बढ़ाया। इसमें पीआरआई या ईएलबी के आप जानते होंगे कि लोकल बॉडी जो है पंचायत जो बीएचएसएनसी है या फिर पंचायती राज के तहत आप इसको ऑथराइज करवा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अगर आपको लगता है ऐसा कि यूएलबी जो अर्बन लोकल बॉडीज है या फिर पंचायती जो कि गांव स्तर पे या पंचायत के स्तर पे बना हुआ है, आप उनसे इनको एफिलिएट करवा सकते हैं। वो सिर्फ एक चिट्ठी पे वो भी लिख के दे देंगे कि ये जन आरोग्य समिति इस सब हेल्थ सेंटर पे बना हुआ है और इसके ये लोग सदस्य हैं। इसको करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप करवा सकते हैं। दूसरा जो है, जब ये जन आरोग्य समिति बन जाएगी तो इसको एक ग्राम या आम सभा जो भी सभाएं हैं उसमें इसको पेश करना जरूरी होगा ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। इसका कोई और लक्ष्य नहीं है कि आप इसको चर्चा करें और बताएं। इसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि लोग इसके बारे में जान सकें कि कोई एक ऐसी समिति है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे बनाई गई है और उस समिति में हमें यह हक दिया गया कि हम अपनी बातों को रख सकें। तो उस हक को उस राइट को प्रैक्टिस करने के लिए जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक वो आपके पास आएंगे नहीं, और जब तक वो आएंगे नहीं तब तक वो अपनी बातें बताएंगे नहीं। जब तक वो बातें नहीं बताएंगे तब तक आप उस पर कोई करेक्टिव एक्शन ले नहीं सकते। तो इसके लिए भी जन आरोग्य समिति में अपने ग्राम या आम सभाओं में इसको रखिए ताकि लोग इसके बारे में जान सके और एक हेल्थ सिस्टम पे एक ट्रस्ट डेवलप हो। ऐसा देखा गया है, मुख्यतः देखा गया है, ज्यादा चर्चाओं में आप देखते हैं कि लोग यही बोलते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी में कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस सोच को बदलने के लिए जन आरोग्य समिति किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसके पूरे फॉर्मेटिव स्टेज में कैसे इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं उसमें। जन आरोग्य समिति का मतलब मोटा मोटी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य से बनाया गया है, अगर आप देख पा रहे हैं स्लाइड में भी हमने इसको लिखा है कि पहला तो इसका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो अच्छा रहे, मतलब उसके रख रखाव उसके देख रेख में ऐसा ना हो कि टूटी बिल्डिंग हो, जैसे आज से करीब 5-6 साल पहले वो था जो सब हेल्थ सेंटर जिसको ट्रांसफॉर्म करके आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया, फिर से वो वैसा ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो जन आरोग्य समिति का एक मेन रोल है उसके रख रखाव में, उसके देख रेख। दूसरा रोल आता है उसके अनटाइड फंड जो कि सब हेल्थ सेंटर पे करीब 50,000 रुपए देने का प्रावधान है, और बीएचसी पे जो सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वहां पे 1,75,000 रुपए, उसको कैसे यूटिलाइज करें इसके बारे में जो डिसीजन होगा, इसके बारे में जो चर्चा होगी, उसमें जन आरोग्य समिति के मेंबर्स या जन आरोग्य समिति का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ इसको जन समुदाय से कैसे जोड़ना है, कैसे इसमें बीएचएसएनसी का क्या रोल हो सकता है जो कि जन आरोग्य समिति के एक स्तर नीचे है, उसके बारे में भी जन आरोग्य समिति का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ शिकायत निवारण मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल, लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं लेकिन क्या उन शिकायतों का कोई निवारण किया जाता है, क्या उन शिकायतों का कोई सॉल्यूशन है, इसके बारे में भी जन आरोग्य समिति का स्ट्रॉन्ग से है और स्ट्रॉन्ग से रहेगा आने वाले समय में। विलेज हेल्थ एक्शन प्लान या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान बनाने में भी जन आरोग्य समिति काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। आप लोग के साथ अभी लास्ट दिसंबर में हमने एक जो जूम मीटिंग की या वेबिनार किया, उसमें आप लोग को याद होगा हमने बात करी
कि कैसे विलेज हेल्थ एक्शन प्लान बनाना है या किन किन मुद्दों के बारे में बात करनी है, किन किन बातों के बारे में चर्चा करनी है, तो उन सबको भी एंकर करने के लिए जन आरोग्य समिति काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बीएचएसएमसी का कैपेसिटी बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल होगा जो कि जन आरोग्य समिति का होगा, और स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं या सीएसआर मतलब ये कैसे आप उसको फंड मोबिलाइज कर सकते हैं, कैसे कॉर्पोरेट जो कि झारखंड है बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से, मैं हमेशा से बोलता हूँ और दूसरे राज्यों में भी मैं इस एग्जाम्पल को ले जाता हूँ, जहां पे हर एक जिला किसी न किसी तरीके से कॉर्पोरेट या कंपनीज के जरिए जुड़ा हुआ है, कैसे आप उन कॉर्पोरेट्स या कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं जन आरोग्य समिति के माध्यम से, क्या क्या प्रपोजल कैसे सबमिट कर सकते हैं ताकि वहां से वो फंड मोबिलाइज करके आपके हेल्थ सेंटर तक आ सके, इसके बारे में भी जैस का जन आरोग्य समिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहे। तो ये बहुत मोटा मोटी जन आरोग्य समिति के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद भी जब हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग में आएंगे तो हर एक बिंदु को मैं फैक्टर करके इसमें और क्या क्या चीजें सोची जा सकती है उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कौन से लोग होंगे, तो ये 4 तरीके के लोग हैं जो कि जन आरोग्य समिति के भाग रहेंगे। पहला तो कि सेवा प्रदाता, जैसे मैंने बताया, जो आप लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं, जो सीएचओ हैं, जो एएनएम्स हैं, वो। दूसरा निर्वाचित प्रतिनिधि जो पंचायत के लोग हैं या जिला पंचायत के हो या ग्राम पंचायत के हो, वहां से वो लोग होंगे। नागरिक जो कम्युनिटी, जो जनरल कम्युनिटी है, उसमें से कुछ लोग जैसे एसएचजी के लोग हैं, जैसे आपके क्या कहते हैं, कोई किशोरी समूह है उसके लोग हैं, वो लोग इसके भागीदार रहेंगे। साथ ही साथ सेवा जो लेने वाले लोग, कौन कौन से सेवा लेने वाले लोग हैं उसको आगे वाले स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन वो लोग को भी इसमें रहने की जरूरत है जो कि हमारे साथ सेवा लेने आते हैं, हमारे हेल्थ फैसिलिटी पे सर्विसेज को लेने आते हैं, उनको भी इसमें जोड़ने की बात की गई। जो मुख्य बिंदु है वो इस स्लाइड में वो ये 2 है कि महिलाओं को कम से कम 50% तक की जो है प्रतिनिधित्व, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और उसमें से करीब 33% वैसे महिलाएं या वैसे लोग हों जो कि वंचित या अति। सभी जगह पे जो सेवाएं हैं वो सेवाओं में देखेंगे कि मुख्यतः महिलाओं का बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो सेवाएं हैं एएनसी से हो, पीएनसी से हो, या फिर जो भी सेवाएं बच्चों के लिए लेने आते हैं वो महिला ही लेके आती है अपने बच्चों को, नवजात शिशुओं को वैक्सीनेशन हो या फिर जिनका भी ट्रीटमेंट कराना हो, महिलाएं ही आती हैं। तो महिलाएं जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गली इसलिए रखा गया है ताकि वो अपनी बातों को रख सके। पुरुष प्रधानता दे देंगे तो फिर पुरुष उसको फिर से हाईजैक कर लेंगे, इसलिए महिलाओं को प्रधान रूप से रखा गया है ताकि महिलाएं अपनी दिक्कतों के बारे में इस जन आरोग्य समिति में अपनी बातों को रख सकें, ताकि उसके बारे में सोचा जा सके और महिलाओं की जो दिक्कतें हो रही है फैसिलिटीज में उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सके। थैंक यू। तो हमारे साथ हमारे एक और साथी हैं, विजित रॉय जी हैं, और हमारे पूरे एबीसीए के टीम लीड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू विजित आने के लिए। थैंक यू। तो आपको पता है कि हम लोग जन आरोग्य समिति के सीएचओ हैं, टीपीसीज हैं और एएनएम्स हैं, और बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी हमें सुन रहे हैं। तो हम लोग जन आरोग्य समिति की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जब बात करते हैं वंचित या जो वैसे समुदाय जो छूट जाते हैं, उनका 33% भागीदारी इसलिए रखा गया है क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पे कोई लोग जाना नहीं चाहते या फिर वो लोग किसी तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पाते। जब तक उन्हें जगह नहीं देंगे तब तक उन्हें वो बात रखने का एक अंदर से जो हिम्मत आती है वो हिम्मत ही नहीं आएगी उनके पास। तो इसलिए उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 33% रखा गया ताकि वो उन लोगों को आप जगह दें इस पूरे जन आरोग्य समिति में, वो आए, बातें करें और अपने एरिया में हो रहे दिक्कतों के बारे में चर्चा में उन बिंदुओं को लाए, ताकि जैस के मेंबर होने के नाते या जैस के सदस्य होने के नाते, जैस के नाते आप उन मुद्दों को देख सके, आप उन मुद्दों के ऊपर कोई करेक्टिव एक्शंस ले सके, उन ग्रीवांसेस को सुधार सके, उन दिक्कतों को वापस से सुचारू रूप से ठीक कर सके। तो इसके लिए ये 2 मुख्य रूप से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि आने वाले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं जो पीएचसी है, वहां पे जो
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है उसमें किन लोगों को रखा गया है इस पूरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, इसके बारे में चर्चा करने वाला है। जो पीएचसी है उसमें 3 मुख्य मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स के बारे में आपको जो स्टेट गाइडलाइन भेजेगी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं एसीएस हेल्थ है उनके मार्फत ही पूरा अप्रूव हो चुका है। ये गाइडलाइन आप लोग तक पहुंचेगी, लेकिन उसी गाइडलाइन को मैं वापस से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो पीएचसी पे है वहां पे जिला पंचायत के सदस्य या उस क्षेत्र के पंचायत सदस्य इस पूरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अध्यक्ष के रूप में है। दूसरा उपाध्यक्ष जो है वो पीएचसी के जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज इसको लीड करेंगे और मेडिकल ऑफिसर जो है इस पूरे पीएचसी के जन आरोग्य समिति के सदस्य सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे, जिनका काम इस पूरे मीटिंग को कॉल करना, जैस के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मिनट्स बनाना है या पैसे आए उसका खर्च कहाँ होगा, किस तरीके से हुआ, क्या क्या खर्च होगा, क्या क्या बैलेंस है हमारे पास, जो भी औपचारिक डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसको मेंटेन करने का जो पूरा दारोमदार रखा गया है वो सदस्य सचिव पे रखा गया है, मेंबर सेक्रेटरी पे रखा गया है। तो उसके लिए जो है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो है इसको रोल प्ले करेंगे। और तीसरा, उसके अलावा ये सारे लोग जो है वो सदस्य के रूप में पीएचसी के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सदस्य के रूप में नामित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे काम करें जो आयुष के चिकित्सा अधिकारी हैं वो आयुष मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स जो कि मैटरनिटी वार्ड में काम करती है या मैटरनल हेल्थ को देखती हैं वो, आईसीडीएस जो सेक्टर सुपरवाइजर है उस एरिया के वो उसके मेंबर्स हैं, ग्रामीण विकास डेवलपमेंट या जो पीएचईडी या वाटर डिपार्टमेंट के लोग हैं ब्लॉक पे उनको इस पर रखने का प्रावधान है। स्कूल एजुकेशन ऑफिसर जो ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं उनको इसमें रखने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग जो कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जो भी है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उनको इसमें रखा गया है। साथ ही साथ जो पंचायती स्वास्थ्य या जो भी सब हेल्थ सेंटर जो उस पीएचसी के अंतर्गत आता है और जो भी सीएचओ वहां पर कार्यरत है वो सभी सीएचओ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जन आरोग्य समिति के बाय डिफॉल्ट मेंबर के रूप में नामित है। उसके अलावा नेहरू युवा केंद्र के अगर यूथ है, युवा और यूथ एजुकेटर जो आरकेएस के प्रोग्राम है उसके यूथ है, या फिर उसके अलावा जो 2 सिविल सोसाइटी जो 2 संस्थाएं आपके क्षेत्र में काम कर रही हो उन 2 सिविल सोसाइटी या 2 जो संस्थाएं हैं उनके लोगों को भी इसमें जोड़ी रखा गया है। इसमें सर एनजीओज का अपना भी एक कार्य क्षेत्र होता है जहां वे लोग अपने कामों को करते हैं, तो उस दौरान जब वो हमारे साथ में जुड़े रहते हैं तो वो अपनी जो भी वहाँ की जो फील्ड स्तरीय जो भी दिक्कतें हैं वो उसके साथ में साझा करेंगे और जो भी इम्प्रूवमेंट हम लोग किया जा सकता है वो उस पर आगे आएगा, इसलिए सिविल सोसाइटीज को जोड़ने की बात होती है। बिल्कुल 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 सही, धन्यवाद आपका नाम? अर्चना सर। अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बिल्कुल सही बिंदु रखा है। सिविल सोसाइटी को जोड़ने का प्रावधान इसीलिए रखा गया क्योंकि वो ऐसे संस्थाएं हैं जो समुदाय के साथ काम करती है और ये जो जन आरोग्य समिति है वो समुदाय के लिए काम करना है। तो समुदाय के मुद्दों को आप तक पहुंचाने में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऐसे प्रतिनिधि होंगे वो आपके टेबल तक इन चर्चाओं को लाने में आपकी मदद करेंगे। इसीलिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इस पूरे जन आरोग्य समिति में एक अहम भूमिका दी गई है और एक अहम तरीके से इनको प्लेस किया गया है। इन मेंबर्स के अलावा कुछ एक स्पेशल इनवाइटीज हैं जिसमें कि टीबी से जो सफर कर रहे हैं, जो वैसे टीबी पेशेंट जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया हो, युवा प्रतिनिधि जो एडोलेसेंट है या किशोर किशोरी जो कि गुजर रहे हैं, वो पुरुष लाभार्थी जिन्होंने 2 बच्चे या 1 बच्चे होने के बाद अपना एनएसवी करवाया हो, गांव के जो मुखिया है जो कि झारखंड में मुंडा के रूप में जानते हैं उनको, गांव के जो सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं उनको इसमें जोड़ने का प्रावधान रखा गया है।
और साथ ही साथ वो जो 3 राइडर जो मैंने बताया, 2 राइडर की 50% महिलाएं और 1/3 जो है वंचित या अति वंचित समुदाय से इसको जरूर सुनिश्चित करें। टीबी या एनएसवी जो मैंने बोला, वो रखने का कारण यही है कि वो आपके लिए एक एज अ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे। आप लोग सभी लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टीबी के एलिमिनेशन के ऊपर काम कर रही है और वो चाहती है कि हमारा देश टीबी जैसे बीमारियों से बिल्कुल मुक्त हो जाए। तो उसमें जो डॉट्स के ट्रीटमेंट है, बहुत लोग ड्रॉप करते हैं या जो भी टीबी से सफर करते हैं वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये टीबी पेशेंट आपके जन आरोग्य समिति में मेंबर्स होंगे। वो टीबी पेशेंट आपको ये मैसेजिंग में आपके पूरे मैसेज को आगे कम्युनिटी तक ले जाने में आपको काफी हेल्प करें। उसी तरीके से जो पुरुष नसबंदी या पुरुष जो एनएसवी की बात की है, वो इसी तहत बात की गई है इस पूरे जन आरोग्य समिति में, क्योंकि हमेशा महिलाओं को आगे किया जाता है उनके फैमिली प्लानिंग मेथड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। पुरुषों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, मेल एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, ये वैसे पुरुष जिन्होंने अपना एनएसवी करवाया है या जिन्होंने अपनी नसबंदी करवाई हो, उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर, उनको एज ए मैसेंजर आप यूज कर सकते हैं लोगों तक बात पहुंचाने में, ताकि वो अपने साथी, अपने समुदाय में नसबंदी से जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में और उसको एक्सेप्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे मेंबर्स हैं जो कि कम्युनिटी में हो सकता है समय दर समय बदलते रहेंगे, तो इनका कार्यकाल जो है वो 2 साल तक रखा गया है और हर एक 2 साल में नए मेंबर्स को जोड़ने का प्रावधान है। और नए मेंबर्स को जोड़ना भी चाहिए ताकि आपके चर्चा में नए बिंदु को जोड़ा जा सके। जब तक नए मेंबर्स नहीं आएंगे तब तक नई बातें नहीं आएंगी चर्चा में, इसके नए मेंबर्स को जोड़ने का प्रावधान रखा है। दूसरी बात करते हैं उप केंद्र पे जो जन आरोग्य समिति है उसके बारे में। ये जो हमने स्लाइड प्रेजेंट किया था अभी, वो था प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो जन आरोग्य समिति बननी है, पीएचसी पे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है उसमें जो जन आरोग्य समिति बनी है उसके बारे में चर्चा की है। अभी हम बात करने वाले हैं उप केंद्र पे जो कि सब हेल्थ सेंटर पे जो जन आरोग्य समिति बननी है उसके बारे में। और इसके 3 फिर से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव है। और इसमें आप जो सीएचओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस पूरे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब हेल्थ सेंटर पे बना हुआ है इसके सदस्य सचिव और आपका बहुत मुख्य है। मुख्य इस रूप से कि आपको इस मीटिंग को करना, मीटिंग को डॉक्यूमेंट करना, पैसे के खर्च को डॉक्यूमेंट करना, जो भी दिक्कतें आ रही है उसको डॉक्यूमेंट करना, साथ ही साथ उसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में उन दिक्कतों को पेश करना, ताकि वो उन दिक्कतों के ऊपर चर्चा कर सके जो आपके मेंबर्स हैं, आप हैं या फिर आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो आपका रोल काफी इंपॉर्टेंट रूप से जो सब हेल्थ सेंटर पे आता है जन आरोग्य समिति उसमें निकलता है। आपके जो सब हेल्थ सेंटर पे जन आरोग्य समिति उसके अध्यक्ष जो है वो ग्राम पंचायत के मुखिया है। सबसे पहला उन क्षेत्र के मुखिया जहां पे ये सब हेल्थ सेंटर या जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है उनको ही ये जो है कार्यरत किया गया है कि आप उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जैस के अध्यक्ष के रूप में नामित हैं। उसके बाद हर एक 2 साल पे जो दूसरे मुखिया या दूसरे पंचायत के मुखिया हैं उनको चांस देने की बात की गई है। एक रोटेशनल बेसिस पे आप इसको दूसरे लोगों को भी चांस दे सकते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में जो को चेयर के रूप में आपके जो पीएचसी पे जो भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है उनको इसमें जो सब हेल्थ सेंटर पे है उपाध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया और तीसरे जो सदस्य सचिव जो कि सीएचओ हैं उनको नामित किया गया। उसके अलावा जो हमने मेंबर्स के बारे में जो पीएचसी पे देखा, सिमिलरली वही मेंबर्स हैं जो कि गांव आधारित जो है एक ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे जिनको होना चाहिए उन लोगों को यहाँ नामित किया गया है। तो पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र से संबंधित मुखिया और जो दूसरे मुखिया हैं उनको भी इसमें जोड़िए। फिर बीएचएसएनसी, जितने भी बीएचएसएनसी उस जन आरोग्य समिति या सब हेल्थ सेंटर पे आता है, उस सभी बीएचएसएनसी के जो आशा है या जो सहिया है आपके राज्य में, उन सहियाओं को जोड़िए। उन बीएचएसएनसी के जो क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं उनको जोड़िए जो कि पंचायत के सदस्य होंगे। संबंधित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो एमपीडब्ल्यू है, कार्यकर्ता है या एएनएम है, उसको जोड़िए इसको।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो ग्राम पंचायत के कार्यरत या जो नामित महिला या महिला समूह जो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके जो क्या कहते हैं, जो मुखिया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो अध्यक्ष है, उनको इनमें जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। और साथ ही साथ आप वार्ड मेंबर हैं या फिर स्कूल जो शिक्षक है, जो प्रिंसिपल है, जिनकी बातें बच्चे सुनते हैं, जिनकी बातें लोग सुनते हैं, उनको इनमें रखिए। और स्कूल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में भी लोगों को चिन्हित करके जो स्कूल के टीचर हैं और स्कूल हेल्थ एम्बेसडर प्रोग्राम में जो दूसरे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में जो स्कूल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में चिन्हित किए गए हैं, उसको भी इस जन आरोग्य समिति में रखने की बात की गई। उसके अलावा जो हमने बात की पिछले स्लाइड में भी, वही लोग टीबी के पेशेंट जो गांव के हों, वैसे पुरुष जिन्होंने अपनी नसबंदी कराई हो जो गांव के हों, 2 बच्चे या उनसे अधिक के 2 बच्चे या 1-2 बच्चे के बाद नसबंदी कराई हो, उनको उसमें जोड़िए। युवा लोग जो है आपके एरिया में, आपके गांव में, उनको, और साथ ही साथ गांव के जो मुखिया हैं, जिनको मुंडा के रूप में झारखंड में जाना जाता है, उनको इसमें जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल हर एक 2 साल में, कार्यकाल मतलब इनका जो ड्यूरेशन है हर एक 2 साल में, नए लोगों को भी इसमें जोड़ते रहिए ताकि नए लोग इसमें जुड़े और नई बातें आपके चर्चा में सम्मिलित की जा सके। तो ये दो मुख्य बिंदु था जिसमें कि हमने मेंबर्स के बारे में बात और उन मेंबर्स को कैसे जोड़ना है अभी आने वाले स्लाइड में भी बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन के बारे में। और हमने अभी तक बात की कि जो कौन-कौन से मेंबर्स हैं या क्या किस तरीके के लोगों को जोड़ना है। अब बात यहाँ पे आके रुकती है कि अभी से आने वाले समय में, क्योंकि इसके बाद के स्लाइड में मनीष साहब हैं हमारे साथ, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टाइमलाइन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद एक ओपन डिस्कशन भी करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो उसको भी लेके हम लोग चर्चा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो CHOs हैं, आप देख भी पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि पहला तो है कि जो भी सदस्य, जो नामित सदस्य हैं, जैसे ग्राम प्रधान हैं, जैसे आपके मेडिकल ऑफिसर हैं, जैसे ANM हैं, आपके BHSNC के प्रधान हुए, अध्यक्ष हुए, सहिया हुई, ये सब नामित सदस्य हैं। इनको उनका जो नामांकन करना है, किस जैस के तहत कौन कौन से लोग आएंगे, उसकी तैयारी करना CHOs की भूमिका में अभी सबसे पहली भूमिका में आती है। साथ ही साथ सहिया साथी या सहिया के साथ जुड़ के जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या जो भी जिस क्षेत्र में है आप, उस क्षेत्र से लाभार्थी को आइडेंटिफाई कर, जो लाभार्थी के बारे में हमने बात की, प्रेग्नेंट वुमेन, टीबी क्योर पेशेंट्स, NSV के सुविधा लिए हुए, या कोई किशोरी है, या कौन से गांव के मुंडे हैं, या मतलब वो जो मुखिया है वो, या फिर क्या कौन से 2 संस्थाएं हैं, वो कौन सी 2 संस्थाओं के लोगों को जोड़ा जाए, वो इन लोगों के बारे में जानकारी आपको सहिया साथी या सहिया के मार्फत मिलेगी और उसको लिस्टिंग करके कौन से लोगों को जोड़ा जाए, उनसे व्यक्तिगत बात करके कि क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे, इस तरीके से आपको जोड़ने का काम करना होगा। तीसरा है सदस्यों के बारे में चर्चा, जो कि हमने बताया, कोई भी अगर ऐसी सभा होती है जो कि ग्राम स्तर पे या गांव स्तर पर होती है, उसके बारे में जैस के बारे में सूचित करना कि जन आरोग्य समिति नाम की कोई एक जन आरोग्य समिति नाम से एक समिति बनाई गई है जिसमें कि आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित, आप लोगों की भागीदारी हमेशा से वेलकम रहेगी और आप लोग उसमें आके अपने विषयों को रख सकते। इसके बारे में बताना इम्पोर्टेंट होगा सदस्यों के बारे में। और अंतिम जो होगी वो ये होगी कि इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके इसके बारे में पूरी चर्चा को एक पत्र के द्वारा आपको ब्लॉक में, जो कि PHC पे उनको या फिर जिले पे अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजने का आदेशित किया जाता है, उनको ये पूरा लिख के भेजना होगा कि हमारा मीटिंग हो गया, हमने इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ नामित सदस्य हैं, कुछ स्पेशल इनवाइटी है, कुछ इनवाइटी है, कुछ मेंबर्स हैं, ये सारे लोगों की लिस्ट, और साथ ही साथ उनको एक पत्र के मार्फत आप ब्लॉक या जिले पे भेजिए और बोलिए कि हमारे जन आरोग्य समिति का गठन हो गया और इसको वापस से क्रियान्वयन करने के लिए हमें जो है
एक जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं, जो भी एक अप्रूवल चाहिए वो अप्रूवल आपको दे दिया जाएगा, ब्लॉक या जीएस जाना है। और कैसे इसको फिर अकाउंट खोला जाए उसके बारे में भी चर्चा अभी होनी है। आप अकाउंट तक मत जाइएगा, अकाउंट के बारे में चर्चा होनी है। वो आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से मेंबर्स होंगे, कौन सिग्नेटरी होंगे, कितना पैसा जाएगा और कैसे स्टेट जो है उस पैसे को भेजेगी, इसके बारे में आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे। तो इन सब बातों के साथ मैं अभी अपनी बातों को